हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। इन दोनों ही शब्दों में रीनल शब्द का प्रयोग हुआ है और रीनल का अर्थ होता है किडनी। यहाँ डायग्राम में जैसे आपको दिखाया हुआ है, यह किडनी है और किडनी के ऊपर की साइड में अटैच होती है कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हो गई इसकी पोजीशन। प्रत्येक किडनी के ऊपर, मनुष्य के अंदर 2 किडनी पाई जाती हैं, तो दोनों किडनी के ऊपर अंदर की साइड में अटैच होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है एड्रिनल ग्लैंड। इसका कलर कैसा होता है? यह येलो कलर की होती है और इसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेट 4 to 6 ग्राम्स। अब आते हैं हम इसका ओरिजिन किससे होता है। इसका ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल प्रकार का है। एक्टोमीजोडर्मल का मतलब है, यहाँ जैसे ये है एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम बताया है, इसमें बाहर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ये 80% पार्ट कवर कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड का, और अंदर का जो भाग है जो मेड्यूला कहलाता है वो इसका 20% पार्ट कवर कर रहा है। और पूरी जो एड्रिनल ग्लैंड है इट इज़ कवर्ड बाय ए कैप्सूल। इट इज़ कवर्ड बाय ए कैप्सूल। तो इसमें जो कॉर्टेक्स वाला भाग है जो एड्रिनल ग्लैंड का 80% पार्ट बना रहा है, उसका ओरिजिन होता है भ्रूण के मीजोडर्म लेयर से। और अंदर का जो मेडुला पार्ट है जो 20% पार्ट बना रहा है इसका, उसका ओरिजिन या डेवलपमेंट होता है भ्रूण के एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इसका ओरिजिन यानी डेवलपमेंट है एक्टोमीजोडर्मल टाइप। अब हम लेते हैं इसमें कॉर्टेक्स वाले भाग की पहले हम स्टडी कर लें, क्योंकि कॉर्टेक्स वाला भाग इसका 80% पार्ट बना रहा है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इसका वो 40 से 50 प्रकार के कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टेक्स सिक्रीट कर रहा है, इसीलिए इनको नाम दे दिया कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करता है, जिनमें से केवल 7 से 8 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं। और ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स को कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। और मेडुला वाला जो भाग है वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो अमाइन नेचर के होते हैं। वो किस नेचर के होते हैं? अमाइन प्रकृति के होते हैं। तो कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहलाते हैं और मेडुला द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स जो हैं वो अमाइन नेचर के होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कहलाती है जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल वाला जो पार्ट है वो कहलाता है जोना फैसिकुलेटा, और अंदर वाला जो भाग है, इनर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है जोना रेटिकुलरिस। इनके जो नाम हैं ये इनके फंक्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए हैं। जैसे ग्लोमेरुलोसा, तो ग्लोमेरुलोसा का मेन संबंध किससे है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किस में होता है? नेफ्रॉन जो कि किडनी की यूनिट है, और नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है। फिर बाद में क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ नलिका, फिर क्या है? लूप ऑफ हेनली, और फिर दूरस्थ नलिका। तो बोमेंस संपुट जो होता है, बोमेंस कैप्सूल जो होता है, उसके अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल जो आती है वो वहाँ पर केशिकाओं का गुच्छा बनाती है, और इस केशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा का फंक्शन उस ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, और जोना फैसिकुलेटा मध्य वाला भाग जो कि लार्ज पार्ट है इसका मेन काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना। और जोना रेटिकुलरिस जो है वो है इनर पार्ट। रेटिकुलरिस मतलब होता है जालक। ठीक है, वो है इनर पार्ट इसका। अब यहाँ हम देखें, जोना ग्लोमेरुलस द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स को संयुक्त रूप से कहा जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्लोमेरुलोसा का संबंध है ग्लोमेरुलस से, और ग्लोमेरुलस में क्या होता है? जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र निर्माण होता है, तो वहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से छनने की प्रक्रिया होती है। क्या छनता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स।
जो छन करके कहाँ पहुँच जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका संबंध है मिनरल से। किसका संबंध है? इसका संबंध किससे है? मिनरल से। इसीलिए इनके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स को कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और जोना फैसिकुलेटा, जैसे मैंने बताया, इसका रिलेशन किससे है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। तो इन हार्मोन्स को संयुक्त रूप से कह देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और रेटिकुलरिस वाला जो पार्ट है ये कुछ अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। मेन काम तो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करने का होता है गोनैड्स का। ठीक है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, और ये दोनों में दोनों प्रकार के सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। दोनों प्रकार के मतलब मेल सेक्स हार्मोन भी और फीमेल सेक्स हार्मोन भी। ये डिटेल स्टडी अपन आगे करेंगे। तो इस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं। आउटर लेयर इज नोन एज ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर इज नोन एज फैसिकुलेटा एंड इनर लेयर इज नोन एज रेटिकुलरिस। एंड हार्मोन सिक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलोसा क्या कहलाते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बाय फैसिकुलेटा क्या कहलाते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड रेटिकुलरिस द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स हैं सेक्स हार्मोन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन होता है एल्डोस्टेरॉन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन होता है कॉर्टिसोल। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को संयुक्त रूप से कह सकते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये स्ट्रेस के टाइम पर या इमरजेंसी के टाइम पर ये जो है एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन्स। अब हम एक एक स्टेप करके इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम लेते हैं जो अभी मैंने ये बताया इसका डायग्राम। जैसे मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड के बाहर क्या पाई जाती है? कैप्सूल पाई जाती है, संयुक्त जो संयोजी ऊतक की बनी हुई है। ये कॉर्टेक्स वाला भाग है जो 80% पार्ट बना रहा है, और ये मेडुला वाला पार्ट है जो 20% भाग बना रहा है एड्रिनल ग्लैंड का। कॉर्टेक्स वाले भाग में 3 पार्ट हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फैसिकुलेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और रेटिकुलरिस सिक्रीट करता है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। क्योंकि सेक्स हार्मोन्स हैं इसलिए इनको संयुक्त रूप से गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स है जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट सिक्रीट करता है ये स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, जबकि मेडुला वाला पार्ट जो हार्मोन सिक्रीट करता है, मेडुला वाला पार्ट बना होता है क्रोमाफिन कोशिकाओं से, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो सिक्रीट करती हैं नेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेफ्रिन जो है ये लगभग 70% सिक्रीट किया जाता है ह्यूमन बीइंग में, और एपिनेफ्रिन केवल 30%। ठीक है, और नेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कह सकते हैं और एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। और जैसा मैंने बताया ये जो हार्मोन्स हैं नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, या अगर हम इसे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं, तो ये अमाइन प्रकृति के हैं। और इन हार्मोन्स को या नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को कहते हैं कैटकॉल अमाइंस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन केवल इस तरह से आ जाता है, डिफाइन कैटकॉल अमाइन या नेम कैटकॉल अमाइंस, तो इन्हें क्या कहते हैं? कैटकॉल अमाइंस कहते हैं। अब हम लेते हैं इनका नियंत्रण यानी इन हार्मोन्स का सिक्रीशन या एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमने इससे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन्स जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नियंत्रित करते हैं। उनमें से एक हार्मोन है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, जिसे कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये ACTH जो है ये एड्रिनल ग्लैंड के केवल कॉर्टेक्स वाले भाग को नियंत्रित करता है, और इसके नियंत्रण से कॉर्टेक्स वाला भाग आगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH कब सिक्रीट करता है? जब हाइपोथैलेमस ACTHRH यानी रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इसका नियंत्रण है किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है,
लेकिन एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्यूला वाला पार्ट है, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका नियंत्रण होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा एड्रिनल मेड्यूला वाला जो पार्ट है इसका नियंत्रण होता है। और इसके प्रभाव से एड्रिनल मेड्यूला जो है ये नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, यानी इनका नियंत्रण भी अलग अलग है। कॉर्टेक्स वाला भाग नियंत्रित किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन मेड्यूला वाला भाग नियंत्रित किया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इसी तरह से हमने इसका ओरिजिन भी पढ़ा कि इनका ओरिजिन भी अलग अलग लेयर से हो रहा है। कॉर्टेक्स वाले भाग का तो ओरिजिन हो रहा है मेसोडर्म लेयर से, लेकिन मेड्यूला वाले भाग का ओरिजिन या डेवलपमेंट हो रहा है एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं कॉर्टेक्स वाले भाग के एक एक जोन को। सबसे पहले हम लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा वाला पार्ट। ग्लोमेरुलोसा जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, इन हार्मोन्स को कलेक्टिवली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इनमें जो मेन हार्मोन या प्रिंसिपल हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। जैसा मैंने आपको बताया था, ग्लोमेरुलोसा शब्द लिया है ग्लोमेरुलस से, ये ग्लोमेरुलस है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया है। ये बोमेंस कैप्सूल हो गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, फिर ये लूप ऑफ हेनली है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल आए। एफरेंट आर्ट्रियोल आने के बाद यहाँ एफरेंट जो आर्ट्रियोल आती है उसका डायमीटर बड़ा होता है, अधिक होता है। और यहाँ ये केशिकाओं का गुच्छा जो ग्लोमेरुलस, और जब ये बाहर जाती है तो इसका डायामीटर कम होता है, यानी इफरेंट का डायामीटर कम है। इस कारण से हम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, एक प्रेशर डेवलप होता है ग्लोमेरुलस में, और उस प्रेशर के कारण यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जोना ग्लोमेरुलोसा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट कर रही है, उसमें मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। इसका फंक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इसमें एल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या करती है, सोडियम आयन का तो रीएब्जॉर्प्शन करवाती है, जबकि पोटेशियम आयन और जल को मूत्र के साथ बाहर निकलने देती है, यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ है ना, एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से सोडियम का अवशोषण करता है। सोडियम का क्या कर लेता है? अवशोषण, यानी उसे मूत्र में बाहर नहीं जाने देगा, और पोटेशियम को बाहर निकालता है। यदि ब्लड के अंदर पोटेशियम है तो उसे यहाँ पर सिक्रीट कर दिया जाता है, और इसमें फिल्ट्रेट में यदि सोडियम है तो उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उसको ब्लड में वापस ले लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या काम हुआ, बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम को नियंत्रित करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करना और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ये इसका काम है एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, लवण प्रतिधारक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्लड के अंदर सॉल्ट का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रख रहा है, नियंत्रित करके रख रहा है, इसलिए इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन यानी RAAS रास सिस्टम। रास सिस्टम पर अपने आप में अलग से एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है, किस तरह से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के नाम से, कि एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इसका क्या कार्य है, एल्डोस्टेरॉन को रेगुलेट करना या एल्डोस्टेरॉन को नियंत्रित करना। तो एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका नियंत्रण कैसे होता है, रास सिस्टम के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं रास सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है। जब शरीर के अंदर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, इनमें कमी आ जाती है, इनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स जो होती हैं, JG सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो एक्टिवेट होकर के सिक्रीट करती हैं रेनिन। क्या सिक्रीट करती हैं? रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को
एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजिन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीवर। तो एंजियोटेंसिनोजिन को रेनिन किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर स्वतः ही एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका नियंत्रण कहाँ से शुरू हुआ? जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में कमी आई। ऐसे टाइम पर क्या बताया मैंने? किडनी में उपस्थित जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे सिक्रीट रेनिन। ठीक है, अब हम इसी को आगे यहाँ रे डायग्राम में समझते हैं। एंजियोटेंसिनोजिन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीवर, रेनिन क्या करता है? इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, जो सेल्फ लंग्स के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 का क्या कार्य है? एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब वैसल्स के डायमीटर को कम करना। वैसल्स के डायमीटर कम हो गए, जिसके कारण क्या हुआ? डायमीटर कम होना यानी प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जिसके कारण ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को क्या कर देता है? ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर में प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? फिल्टर होगा ना। तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाती है। तो एक तो ये काम हो गया कि जो कम हुआ था, यहाँ हमने क्या बताया कि कम हुआ था, है ना, कम हुआ था, तो ये बैलेंस करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? उसको बढ़ा दिया और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बढ़ गई। एक तो ये काम है इसका। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ने से क्या बताया था हमने? एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ाएगा। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया और पोटेशियम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ये है नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो कम हुआ था किसी कारण से, वो अब बढ़ करके क्या हो गया है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसी चीज़ को रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के नाम से भी प्रश्न आ सकता है। तो जो चीज़ अभी आपको बताई वो यहाँ डायग्रामेटिक रूप में शो करी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, वहीं से वापस से कंडीशन क्या है? सोडियम की डिफिशियंसी, डिहाइड्रेशन, हीमोरैग, ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्लड वॉल्यूम का कम होना, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ? किडनी में उपस्थित जक्स्टा सेल्स क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। और जक्स्टा सेल्स क्या करते हैं? रेनिन सिक्रीट करते हैं। और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजिन को, जो ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है? लीवर में प्रेजेंट है, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 स्वतः ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन 2 में। ये एक पावरफुल क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जिसके कारण आर्टरीज की जो डायमीटर है वो कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्या हुआ? अब इसमें नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल बीपी। ठीक है, अब यहाँ इसके साथ साथ क्या बताया था? एंजियोटेंसिनोजिन प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग को, जिसके परिणाम स्वरूप कॉर्टेक्स वाला भाग एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है। और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होने से एल्डोस्टेरॉन जो है किस पर कार्य करेगा? ये नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया और जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और अब ये कम था, ये बढ़ गया, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के नाम से भी यह प्रश्न आ सकता है। या रेगुलेशन ऑफ व्हाट? एल्डोस्टेरॉन इज डन बाय RAAS रास सिस्टम। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का, वो है जोना फैसिक्यूलेटा। जोना फैसिक्यूलेटा जो इसका मिडिल पार्ट है,
जोना वेसिकुलेटा जो हार्मोन सिक्रीट करता है उन्हें कलेक्टिवली कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि इनका संबंध किससे होता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और इनमें मेन हार्मोन मैंने क्या बताया? कॉर्टिसोल इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। कैसे करेगा? बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमें जो ऊर्जा मिलती है वो जो भी हम भोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका मेटाबॉलिज्म होकर के हमें क्या मिलती है? उससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज शब्द को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ क्या है इसका ये इसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनका नियंत्रण करता है। इसी चीज़ को यहाँ बताया लाइपोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटियोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, एंड फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, यानी फैटी एसिड से क्या मिलना? ग्लूकोज मिलना, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो इन तीनों ही प्रकार से एंड में क्या मिला है? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ है। इन ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें किससे संबंधित हो गई? इंक्रीजेस ग्लूकोज इन ब्लड। इसके अलावा इट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी प्रॉपर रूप से फंक्शन करे, इसको मेंटेन करता है। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी का फंक्शन किससे रिलेटेड होता है? ये भी काफ़ी हद तक ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है इसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, यानी प्रॉपर हार्ट और प्रॉपर किडनी फंक्शन करे, इसके लिए भी जो है कॉर्टिसोल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा इसका और जो एक फंक्शन है वो है इट एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड एलर्जिक स्टेजेस, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड एलर्जिक स्टेजेस को भी नियंत्रण करता है। WBC कोशिकाएं और कोलेजन तत्वों की क्रिया को ये क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? ये रोकता है। इसीलिए इसको मेडिसिन में यूज़ लिया जाता है। कॉर्टिसोल के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। कब? टू सप्रेस इम्यूनो सिस्टम। खास तौर से कब? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, जैसे कोई लीवर है, किडनी है, इवन स्किन है, अगर ये ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो ग्राही है उस ग्राही का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? ओवर सेंसिटिव होगा, है ना। तो ओवर सेंसिटिव होगा क्योंकि वो उसका विरोध करेगा। जो बाहर से जो ऑर्गन रिप्लेस किया है या फिट किया है उसकी बॉडी में, ग्राही में, तो उसका अपोज करेगा। तो ऐसे कंडीशन में कुछ समय तक लगातार, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है, तो उसके आधार पर जो ग्राही है उसको कॉर्टिसोल के क्या दिए जाते हैं? इंजेक्शन दिए जाते हैं टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ठीक है, कब तक? जब तक कि वो ऑर्गन जो बाहर से उसकी बॉडी में फिट हुआ है उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। ठीक है, तो ये है इसका कार्य। अब हम लेते हैं इनके अधिक सिक्रीशन से या इनके कम सिक्रीशन से होने वाला रोग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अल्प स्त्रवण से होने वाला कॉमन रोग, यानी अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा कम सिक्रीट होती है तो उससे कौन सा रोग होगा? उससे होने वाले रोग को कहेंगे एडिसन्स सिंड्रोम। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ साथ में जो एल्डोस्टेरोन है वो भी यदि कम मात्रा में सिक्रीट होता है, या हम कह सकते हैं एल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल की कम मात्रा स्रावित अगर होती है तो उससे होने वाले रोग को कहते हैं एडिसन्स सिंड्रोम। ठीक है, एडिसन वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन यहाँ हम इस रोग को याद रखने के लिए कि ये नाम हमें परमानेंट याद रहे, हम छोटी सी ट्रिक अपना सकते हैं। ऐड मतलब होता है जोड़ना, तो हम जोड़ेंगे कब? जब कोई चीज़ कम हो रही होगी, और ऐड शब्द एड्रिनल से भी जुड़ा हुआ है ना। तो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, हम ये कह सकते हैं कि एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उसके हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो उसमें ऐड करो, तो एडिसन्स। तो अपने आप हमें ये कनेक्ट हो गया कि एडिसन सिंड्रोम मतलब क्या हुआ? जब एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग कम मात्रा में हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, अल्प मात्रा में हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो होने वाला रोग है एडिसन सिंड्रोम। अब ये नाम हमारे दिमाग में लगभग परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है, अब कम मात्रा में सिक्रीट होना यानी जो फंक्शन थे
वो सारे क्या हो गए, उल्टे हो जाएंगे, है ना, उल्टे हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें सोडियम का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। स्किन जो है वो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन की हो जाएगी, स्किन के ऊपर ब्रॉन्ज कलर के पिगमेंट्स हो जाएंगे और इन्फेक्शन के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और एकदम से वीकनेस आ जाएगी। एकदम से वीकनेस क्यों? क्योंकि क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और उसी से एनर्जी मिलती है। अब किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म सही प्रकार से नहीं हो रहा है और सोडियम आयंस के लेवल भी कम हो गया है और पोटेशियम का बढ़ गया है, तो अचानक से पेशेंट में क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। अब वीकनेस आने से स्वाभाविक है थकावट होगी, फैटिग्यू, और ऐसे में क्या होता है, जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना और डिहाइड्रेशन, और क्या हो जाएगा, पानी की कमी या डायरिया हो जाएगा। तो ये रोग क्या कहलाता है, एडिसन सिंड्रोम, बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन, कम सिक्रीशन से। अब कम सिक्रीशन से अगर रोग होता है तो अति भी हर चीज़ की बुरी होती है। तो क्या है, हाइपर सिक्रीशन। यदि किसी कारण से हाइपर सिक्रीशन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, किसी कारण से, जैसे मान लो कॉर्टेक्स वाले भाग में, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग में ट्यूमर हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लग जाएंगे। तो हाइपर सिक्रीशन से होने वाले रोग को कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब ये भी नाम हम आराम से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, कुशन होता है तकिया, तकिया यानी गद्दीदार चीज़, छोटी गद्दी, है ना। तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, इसमें हम ये केवल नाम याद रखने के लिए है, अदरवाइज इट इज़ द ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो कुशन यानी अजीब सी स्वेलिंग आ जाती है फेस वाले भाग में, कंधे वाले भाग में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो अजीब सी स्वेलिंग यानी एबनॉर्मल ओबेसिटी। रेड मून फेस, रेड मून फेस का मतलब ये नहीं है कि चांद सा लाल सुंदर सा चेहरा, रेड मून फेस है एक अजीब सा गोल चर्बी जम गई है चेहरे के ऊपर, है ना, तो रेड मून फेस। इसी तरह से बफेलो हम्प, यानी जो कंधे हैं इनके बीच में जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, स्टोर कर लिया जाता है कन्वर्ट करके। तो कहाँ होगा, चर्बी के रूप में चेहरे के ऊपर, कंधे के ऊपर, यहीं तो स्टोर होगा, है ना। तो जो है एबनॉर्मल ओबेसिटी यानी रेड मून फेस या बफेलो हम्प डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सोडियम का लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा, पोटेशियम का लेवल जो है वो ज़्यादा ही कम हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये है सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम्स, जो होता है बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कई बार केवल ये दो डिजीज़ के नाम पूछ सकते हैं, एडिसन सिंड्रोम या जो है कुशन सिंड्रोम। अब हम लेते हैं एल्डोस्टेरॉन, जो बताया था, एल्डोस्टेरॉन की अधिक सिक्रीशन से क्या होने वाला रोग। एल्डोस्टेरॉन का मेन कार्य क्या है, मिनरल्स का नियंत्रण करना, है ना। तो इसमें जो है अगर ये अधिक मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो इससे होने वाले रोग को कहते हैं कॉन्स सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम हाई हो जाएगा, सोडियम का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। और इससे कॉन्स सिंड्रोम से किडनी भी डैमेज हो सकती है, किडनी भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो ये कॉन्स सिंड्रोम कब होता है, बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने से। तो हम ये डिजीज़ के नाम भी हमें अलग से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, कॉन्स सिंड्रोम, एडिसन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का थर्ड पार्ट जो है ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना रेटिकुलरिस जो पार्ट है ये लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे मैंने बताया, सेक्स हार्मोन्स का जो मेन सिक्रीशन है वो हो रहा है गोनैड्स के द्वारा। तो गोनैड्स अगर मेल है तो उसमें टेस्टिस जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है।
और अगर फीमेल है तो ओवरी जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रही है, सेक्स हार्मोन्स, तो उनका मेन फंक्शन है ये। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जीवन पर्यंत स्मॉल अमाउंट में दोनों ही प्रकार के हार्मोन, मेल है चाहे फीमेल है, दोनों में दोनों ही प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। और इन हार्मोन को हम कलेक्टिवली कह लेते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। और इन हार्मोन्स का कुछ प्रभाव किस पर पड़ता है? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ गोनैड्स, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ गोनैड्स। और ये जीवन पर्यंत ये हार्मोन्स जो है सिक्रीट करता रहता है। अब हम लेते हैं इसमें मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा को क्या कह देंगे हम? एंड्रोजन। और फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेन तो ओवरी से सिक्रीट हो रहा है, और प्लासेंटा अगर बनता है तो प्लासेंटा से सिक्रीट हो रहा है। और एंड्रोजन जो है ये टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बट गोनैड्स द्वारा स्रावित सेक्स हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित ऑपोजिट सेक्स हार्मोन्स को संदमित कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बताया मैंने? गोनैड्स, जैसे मान लो फीमेल है तो फीमेल में ओवरी जो है वो सिक्रीट कर रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा फीमेल में? एड्रिनल ग्लैंड, उस फीमेल की एड्रिनल ग्लैंड जो एंड्रोजन सिक्रीट कर रही है, उस एंड्रोजन को, ऑपोजिट सेक्स हार्मोन्स को क्या कर देता है? संदमित कर देता है। इसी तरह से अगर मेल है तो मेल का जो गोनैड है वो एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा है, तो वो उस मेल के जो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इसके प्रभाव को संदमित कर देता है, ठीक है। अब हम लेते हैं इन मेल ओनली मेल, यही कारण है कि मेल में केवल मेल सेक्स हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं और फीमेल में केवल फीमेल सेक्स हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। अब आता है एबनॉर्मलिटीज़ ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, यानी सेक्स हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाएं तो क्या एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, तो क्या एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ है हम, इसमें यहाँ देखो आप, यदि एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो हाइपर सिक्रीशन होगा, और यदि जो है इसमें गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा अधिक सिक्रीट होती है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा अधिक सिक्रीट होती है तो उससे होने वाले जो रोग हैं फीमेल में, उसको कहें, यदि फीमेल में अधिक सिक्रीट हो रहा है तो उसको कहेंगे एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म, यानी फीमेल के अंदर कुछ मेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। जैसे अगर नॉर्मल थी एड्रिनल ग्लैंड, अगर नॉर्मल है तब तो क्या है, ओवरी द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले एंड्रोजन हार्मोन का संदमन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ट्यूमर हो गया है तो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है सेक्स हार्मोन भी यहाँ पर, तो ऐसे में जो है फीमेल में होने वाला रोग कहलाता है एड्रिनल विरिलिज्म, जिसमें फीमेल में मेल वाले लक्षण डेवलप हो जाते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, गंजापन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना या अनियंत्रित हो जाना, क्लाइटोरिस का एनलार्ज हो जाना, या मैस्कुलाइनाइजेशन यानी दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एड्रिनल विरिलिज्म इन फीमेल। और इसी तरह से एक और रोग है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब क्या है, ये भी फीमेल में होगा। इसमें क्या है, मोर क्वांटिटी ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर। जनरली जो फीमेल होती है उसके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, फेस पर, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी नहीं होती है, लेकिन इम्बैलेंस होने से यानी ट्यूमर होने से, एक्सेस सिक्रीशन होने से, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का एक्सेस सिक्रीशन होने से ऐसा हो सकता है फीमेल में कि उसके चेहरे पर या शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा बाल उगते हैं, और इस रोग को कहते हैं हिर्सुटिज्म। तो एड्रिनल विरिलिज्म और हिर्सुटिज्म तो क्या है, फीमेल में होने वाला रोग, किसके कारण से, एक्सेस अमाउंट ऑफ गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन से होने वाला रोग। और यदि मेल के अंदर ये एबनॉर्मलिटी होती है तो उसके अंदर क्या होगा, फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप होंगे, और इस रोग को कहेंगे गायनेकोमेस्टिया। गायनेको मतलब क्या होता है, फीमेल, तो गायनेकोमेस्टिकिया यानी मेल के अंदर फीमेल वाले लक्षण का डेवलप होना। और इनमें मुख्य क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेमेरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियों का अधिक डेवलपमेंट होना। तो ये तीन नाम हमें ध्यान रखने हैं, एड्रिनल विरिलिज्म, हिर्सुटिज्म एंड गायनेकोमेस्टिया। ये क्या है,
एबनॉर्मलिटीज़ होने से ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड से। इस तरह से ये तो कंप्लीट हो जाता है कॉर्टेक्स वाला भाग, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग। अब हम लेते हैं एड्रिनल मेड्यूला वाला पार्ट, जो कि ग्लैंड का 20% पार्ट है, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ है, और इसके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन क्या बताया था, अमाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन कौन कौन से हैं और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेड्यूला वाले पार्ट का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं वो किए जाते हैं क्रोमाफिन सेल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रोमाफिन सेल्स जो कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। ये स्ट्रेस के टाइम पर या इमरजेंसी के टाइम पर, तनाव के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर या ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ऐसे टाइम पर ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन्स हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, जिनमें से 75% तो होता है एपिनेफ्रिन और 25% होता है नॉर एपिनेफ्रिन। और इन दोनों हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिक्रीशन कब होता है, जब इमरजेंसी कंडीशन है या जब तनाव वाली स्थिति है या ज़्यादा भावुक हो रहे हैं ऐसे टाइम पर, ठीक है, तो इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। और इन दोनों हार्मोन्स को यानी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन जो है, जो मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर में है, तथा नॉर एड्रेनलिन का पूर्ववर्ती है डोपामाइन, तो इन तीनों को कलेक्टिवली कैटेकोल अमाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये अमाइन हार्मोन है, जैसे मैंने बताया अमाइन नेचर का है, और कौन से अमीनो एसिड से इनका सिंथेसिस होता है, टायरोसिन से इनका सिंथेसिस होता है। और इसका कंट्रोल, मेडुला वाले पार्ट का कंट्रोल किस में है, किसके द्वारा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें एड्रेनलिन का फंक्शन और नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन। एड्रेनलिन ग्लैंड, जैसे मैंने बताया, एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होता है, जैसे पेन, एकदम से कोई दर्द हो रहा है, ग्रीफ, इंजरी, एक्सीडेंट, ऐसी अवस्थाएं अगर होती हैं तो जो मेडुला वाला पार्ट है उसके जो सेल्स हैं वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इंक्रीजेज अलर्टनेस, अलर्टनेस इंक्रीज़ कर देता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट। अब देखो, ये आप इस कंडीशन को इमेजिन कर सकते हो, इसमें से कोई भी एक कंडीशन इमेजिन कर सकते हो। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग यही इमरजेंसी कर सकते हो। अब कोरोना के टाइम पर जैसे अभी कुछ तैयारी ढीली चल रही है परीक्षा की, और अब आप पेपर देने जा रहे हो, और उस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, है ना, या पेपर किसी और सब्जेक्ट का है और आप कोई और पेपर तैयार करके चले जाते हो, तो ये कंडीशन आपके लिए क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, सांस तेज़ हो जाएगी, है ना, और जो है मतलब हार्ट और लीवर और ये सब का क्या है फंक्शन, एक अजीब सी बेचैनी हो जाएगी, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या आ गया, ये तो हम पढ़कर ही नहीं आए थे, है ना। ऐसे टाइम पर पेरिस्टल्सिस डिक्रीज़ हो जाता है। पेरिस्टल्सिस, जैसे अगर हम इसको खाने से संबंधित करें तो जो अंदर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, कम, क्योंकि उस समय ऊर्जा और कहीं चाहिए होती है ना, उस इमरजेंसी कंडीशन से सामना करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऐसे टाइम पर जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अपने आप होने हैं बॉडी में वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। प्यूपल डायलेशन, यानी पेपर देखते जैसे आपकी आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या आ गया पेपर में, है ना। और इस तरह से प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। अभी तीनों ही क्या चीज़ें हैं, ये तीनों ही क्या है, इनसे डायरेक्ट किसका संबंध है, एनर्जी मिलेगी। वो जो इमरजेंसी कंडीशन आपके साथ हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे कोई सदमा लग रहा है, चाहे जो है कोई बहुत ही भावुक कंडीशन है, तो ऐसे टाइम पर एनर्जी मिलेगी इनसे तुरंत, ठीक है। तो प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रमोट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, और लिपिड का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाता है। तो ये फंक्शन किसके हैं, एड्रेनलिन के।
और एड्रेनलिन कब सिक्रीट होता है? इमरजेंसी कंडीशंस में सिक्रीट होता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर नॉन एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन जो है इसके सिम्टम काफ़ी हद तक जो है ये एड्रेनलिन से मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है, यानी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, अचानक अपने आप आई हुई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है। जैसे हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम जिम जा रहे हैं, तो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी हम क्या रहते हैं? एक स्ट्रेस में रहते हैं। हमें बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल्स हैं और पूरी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेस में है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेस इमरजेंसी स्ट्रेस से अलग है। ये स्ट्रेस अचानक आए वाला जो स्ट्रेस है आपके ऊपर, अचानक आपने कोई दुर्घटना देख ली, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है ना, तो इन चीज़ों से क्या है, ये अलग है। तो ऐसी कंडीशन में नॉन एड्रेनलिन जो है ये सिक्रीट होता है। और जब हम वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं तो हमें क्या आता है? पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है ना, सांसें तेज़ होती हैं, तो ये सिम्टम्स इसमें भी हो रहा है। उस समय भी हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उस समय भी ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज जो और ये फैट का ब्रेकडाउन ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है नॉन एड्रेनलिन के टाइम पर होने वाले सिम्टम्स, ठीक है। यानी इसमें ऑलमोस्ट सिम्टम्स वैसोकंस्ट्रिक्शन वाले सिम्टम्स तो सेम हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना है ना, ये सिम्टम्स सेम है। तो ये हो गया एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन के सिम्टम्स। अब हम आते हैं कि कई बार प्रश्न आता है कि एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, या एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं। वाई एड्रिनल ग्लैंड इज़ नॉन एज 4S ग्लैंड या 3F ग्लैंड। तो यहाँ देखो 4S ग्लैंड इसे क्यों कहा जाता है? S फॉर शुगर, S फॉर सॉल्ट, S फॉर सेक्स, X फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट कर रहा है वो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है, और एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण कर रहा है ब्लड में। और इसी तरह से कॉर्टेक्स वाला भाग सेक्स हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना। और इसी तरह से जो है इनके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन से तुरंत एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? तुरंत एनर्जी मिलती है ना। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से संबंध है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी हमें इससे मिल रही है। इसीलिए इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं। S फॉर शुगर, S फॉर सॉल्ट, S फॉर सेक्स एंड S फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसी तरह से मिड्यूला वाला जो पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड का मिड्यूला वाला पार्ट जो है, जो एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है, इमरजेंसी हार्मोन है, जो एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन है। तो ये 3F है, F फॉर फाइट, यानी इमरजेंसी कंडीशन है, या तो उस इमरजेंसी कंडीशन से लड़ो, उसकी क्षमता, या इमरजेंसी कंडीशन से डर जाएगा व्यक्ति, या क्या करेगा? इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर चला जाएगा, फ्लाइट, है ना। तो इसे आप किसी भी सिचुएशन से ले सकते हो। अगर हम वापस आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से लेते हैं कि ऐसा पेपर आ गया जिसकी आपको तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप फाइट करते हो, मतलब फिर भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। एक बार तो पसीना आ गया, धड़कन तेज़ हो गई, होश उड़ गए, आंखें चौड़ी रह गई, खुली रह गई, रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हो गया ये, लेकिन फिर भी आप इसका सामना करते हो। इस सामना करने की शक्ति आपको एपिनेफ्रॉन से मिलती है, ठीक है। और फियर, या तो लड़ोगे, सामना करोगे, पेपर सॉल्व करोगे। फियर क्या है? डर गए, अब नहीं हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है ना, करना चाह रहे हैं पर काम नहीं हो रहा है। और तीसरा क्या है? फ्लाइट, यानी पेपर छोड़कर आप चले जाओगे, उस परिस्थिति से आप पलायन कर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 3F ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन है एपिनेफ्रॉन, इसे डू और डाई हार्मोन भी कह सकते हैं, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।